हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यापीठ ट्यूशन क्लासेस में। तो लास्ट लेक्चर में तुमने पढ़ा था यूनिट वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे उससे ही आगे पोजीशन वेक्टर। 2 या 3 लेक्चर और बचते हैं इसके वेक्टर के, तो उसके बाद हम नई यूनिट स्टार्ट कर देंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, पोजीशन वेक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोजीशन वेक्टर के बारे में। तो देखो सबसे पहले क्या हमारे पास, इफ वी वांट टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट वी नीड टू हैव ए रेफरेंस फ्रेम। अगर हमें किसी भी पार्टिकल की पोजीशन बतानी है तो हमें क्या चाहिए, उसका रेफरेंस फ्रेम चाहिए। रेफरेंस फ्रेम का मतलब क्या है, चलो मैं सपोज करता हूं कि एक वेक्टर हमारे पास कोई भी है और उसकी पोजीशन बतानी है हमें। तो एक एक्सिस है x और ये हमारे पास क्या है, y एक्सिस। और मैं कहूं कोई पार्टिकल जो है वो पार्टिकल हमारे से यहाँ पे है, मतलब कुछ डिस्टेंस कवर करता है x में और कुछ डिस्टेंस कवर करता है y में। तो अगर यहां से मैं स्टार्ट करता हूं ओरिजिन, और इसको क्या मानता हूं मैं, रेफरेंस फ्रेम मानता हूं। ठीक है, रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, तो अगर x में चला मैं, ठीक है यहां तक, ठीक है। अगर मैं कहूं ये P पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर बताओ मुझे क्या होगा, तो P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। देखो ये क्या हो रहा है, x में भी चल रहा है हमारे पास। x में कैसे चल रहा है, चलो मैं दूसरे पेन से दिखा देता हूं तुम्हें। ये x में चल रहा है कितना, यहां से यहां तक गया x में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद गया ये y में भी, यहां से यहां तक गया y में। और ये क्या हुआ, इसका पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर कितना होगा, हम उसको मान लेते हैं r से, तो r वेक्टर। ये बात समझ में आ गई। देखो x में गया, उसके बाद कुछ चला किसमें, y में। तो अगर ये इस डायरेक्शन में चल रहा है तो मतलब x में भी चल रहा है कुछ और कुछ y में भी चल रहा है। तो ये x में भी चल रहा है और कुछ और y में भी चल रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। तो जो r पोजीशन वेक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा, हमारे पास x। अब हमने पीछे पढ़ा था कि x में क्या होगी i कैप और y में क्या होगा j कैप। ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो ये देख लेना। ये बात समझ में आई। तो क्या लिखेंगे, x i कैप प्लस y j कैप। तो ये क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा इसका। और ये किस में होगा, ये होगा 2D में बात कर रहा हूं मैं, जब यहाँ पे x और y की बात करेंगे। रेफरेंस फ्रेम का मतलब क्या है, रेफरेंस फ्रेम का मतलब ये है कि इन दोनों की रेफरेंस फ्रेम क्या है, ये है। मतलब अलग अलग पॉइंट हमारे पास, अगर कोई एक पॉइंट है उसका हम पोजीशन वेक्टर देखें ना, तो अलग अलग जगह से अलग अलग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे अगर हमारे पास ये मैन है, ठीक है, ये मार्केट गया हुआ है, कहाँ गया हुआ है, मार्केट में गया, और ये घर से फोन आ जाए इसके, तो क्या कहे, घर से पूछ ले कि बेटा कहाँ गया है तू, तो क्या कहेगा, ये मान लिया रामफल की शॉप पे गया है, ठीक है। कहाँ पे गया है, रामफल की शॉप पे। अब ये बोलेगा रामफल की शॉप, घर वालों को तो नहीं पता कहाँ पे रामफल की शॉप। तो क्या कहेगा, ये कहेगा कि एक लिल्लू हलवाई है, ठीक है। तो लिल्लू हलवाई की शॉप है ना, उससे थोड़ी सी दूर रामफल की शॉप है। मतलब घर से, ये बोल देगा कि घर से हमारे पास 100 मीटर की दूर लिल्लू हलवाई की शॉप है, और उससे क्या है हमारे पास थोड़ी सी दूर 10 मीटर की दूर क्या है हमारे पास रामफल की शॉप है। इसने रेफरेंस फ्रेम क्या दिया, घर को दिया। घर से कितनी दूर बताई, घर से 100 मीटर दूर तो बताई ये शॉप, 10 मीटर दूर बताई इसने खुद को। तो रेफरेंस फ्रेम यहां से कितना है, इसका 110 मीटर है। और सीधा सीधा बोल दे कि लिल्लू हलवाई की शॉप से 10 मीटर दूर हूं, तो इसका रेफरेंस फ्रेम क्या हुआ, इसका रेफरेंस फ्रेम चेंज हुआ। इसने अपना रेफरेंस फ्रेम किसको मान लिया, लिल्लू हलवाई की शॉप को मान लिया। तो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है पोजीशन वेक्टर कि यहाँ पे क्या हुआ, x में भी चल रहा है और किस में, y में भी चल रहा है। तो x में चल रहा है, y में चल रहा है, तो 2D में क्या आएगा हमारे पास, पोजीशन वेक्टर r कैप, ये x i कैप प्लस y j कैप। अब आगे देखो, आगे जैसे ही हम पढ़े, अगर मैं इसमें 3D में बात करूं इसकी, ठीक है, तो तुम मत पूछ जाना रामफल की शॉप पे, फिर पोजीशन वेक्टर देने पड़ेंगे तुम्हें। तो आगे देखो, अगर मैं बात करूं 3D में इसकी, 3D में कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। पोजीशन वेक्टर जैसे ही बात करेंगे तो 3D में क्या लिखेंगे, जो r कैप, जो r वेक्टर होगा वो x i कैप प्लस y j कैप। एक कंपोनेंट और आ जाता है, मैंने z एक्सिस बताया था तुम्हारा वेक्टर का पिछले लेक्चर में, ध्यान हो तो, कि वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, z k कैप। तो ये 3D में है। तो पोजीशन वेक्टर में ज्यादा कुछ नहीं कि रेफरेंस फ्रेम, मेन क्या हमारे पास रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है कि रेफरेंस फ्रेम क्या बोल रहा है वो।
तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये क्या हमारे पास पोजीशन वेक्टर है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर यहाँ से और आगे कुछ निकालना हो, जैसे मैं कहूँ इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, मतलब आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम पीछे पढ़ चुके हैं पूरा यूनिट वेक्टर में, जो लास्ट लेक्चर था उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा तो वहां से देख लेना, ठीक है। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट, ये क्या था, इसका मैग्नीट्यूड था। और हमने यूनिट वेक्टर भी निकालना सीख लिया था तो वहां से देख लेना। इतनी बात समझ में आई, चलो ठीक है। अब आगे देखो, तो पोजीशन वेक्टर तो यहाँ पे एक्सप्लेन हुआ, तो आगे क्या हमारे पास, आगे है, यहां आ जाओ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कुछ वैसा ही है, थोड़ा उसको डिफाइन कर दिया कि डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कि जो फाइनल पॉइंट है और इनिशियल पॉइंट है उन दोनों का अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा। अगर इसको अच्छे से, अगर सिंपल वे में मैं देखूं, क्या अगर हमारे पास एक r1 वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, एक r2 पोजीशन वेक्टर है, इतनी बात समझ में आ गई, और इनका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताना है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आएगा हमारे पास, अगर इनिशियल ये है फाइनल ये है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है हमारे पास, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ये तो सिंपल लैंग्वेज, ये हम पढ़ सकते हैं, ऐसा ही बताते हैं। लेकिन अगर इसको प्रूफ करना होगी कहां से आया ये चीज, तो वो देखो, वेक्टर एडिशन रूल पढ़ा था हमने स्टार्टिंग में, ठीक है, पढ़े थे। उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखो दूसरी डेफिनेशन इसकी, कि व्हेन टू वेक्टर आर ज्वाइंट टेल टू टेल, अगर दो वेक्टर में ज्वाइन कर दूं टेल से टेल तक, अगर एक वेक्टर में मान लिया ए, दूसरा वेक्टर मैंने मान लिया बी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेल टू टेल कनेक्टेड है, ठीक है। एंड अगेन दे आर ज्वाइन हेड टू हेड विद ए वेक्टर, और उसके बाद हेड से हेड ज्वाइन हो जाए लेकिन किसी दूसरे वेक्टर के साथ, और दूसरा वेक्टर मैं शो कर देता हूं यहां से ये, और ये मैं मान लेता हूं क्या हमारे पास है, आर रिजल्टेंट। कोई प्रॉब्लम है, ऐसा पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ना, वो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा ये बता कर, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा हमारे पास, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब ट्रायंगल लॉ में हमने ऐसा ही कुछ पढ़ा था, मैं कहूँ ऐसा ही पढ़ा था तो, और तुम कहोगे सर हमने रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पढ़ा था। देखो कैसे किया था, हमने ट्रायंगल लॉ में ये पढ़ा था कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और दूसरा है बी वेक्टर, लेकिन वो कैसे कनेक्टेड थे ये हमें सब पता है कि एक वेक्टर की हेड से दूसरे वेक्टर की टेल कनेक्ट थी, और जो रिजल्टेंट वेक्टर क्या था वो कुछ इस टाइप का रिजल्टेंट वेक्टर था। क्या यहाँ पे कुछ अलग है, बिल्कुल है। देखो ए वेक्टर ये हमने ए वेक्टर ले लिया, अब बी वेक्टर जो हमने ये मान रखा ना वो नहीं है, यहाँ पे जो बी वेक्टर था वो कौन सा था हमारे पास, इसकी किसके साथ कनेक्ट था, हेड के साथ, और हेड के साथ क्या कनेक्ट है, ये कनेक्टेड है, हमने आर रिजल्टेंट को जोड़ रखा, ये ध्यान रखना। और ये क्या रिजल्टेंट जो माना था वो हमने क्या मान लिया, बी वेक्टर। यहाँ पे रिजल्टेंट किसके इक्वल आया था, ए प्लस बी, मतलब ये साइक्लिक फॉर्म है, यहां से लेके यहां तक साइक्लिक फॉर्म है। रिजल्टेंट क्या आता था, अपोजिट डायरेक्शन में, तो यही पे हमने किया है, यही तो किया हमने। मैं अगर इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, देखो यहाँ पे अगर बी वेक्टर रिजल्टेंट है मेरे पास, तो बी वेक्टर को कैसे लिखूंगा, बी वेक्टर को क्या लिखूंगा हमारे पास मैं, कि आर वेक्टर प्लस ए वेक्टर, यही तो था ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ये नहीं है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्या चेंज कर दिया, हमने चेंज कर दिया कि ये जो चीज है ना, इनको ए वेक्टर को तो ए मान लिया हमने, इस वेक्टर को हमने क्या मान रखा है, आर वेक्टर मान रखा है, और ये वेक्टर है इसको क्या मान रखा है, बी, तो बी वेक्टर किसके इक्वल आएगा, देख लो यहाँ पे इसी के इक्वल आएगा। तो यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ज्यादा कुछ नहीं करना, सीधे से ध्यान रखना है क्या हमारे पास, वो आगे बताते हैं 2D में ये है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या डिस्प्लेसमेंट, की दो वेक्टर हो टेल से टेल ज्वाइन हो, तो दो वेक्टर की क्या हो, टेल से टेल ज्वाइन हो, और उसके बाद उसको ज्वाइन कर दे हम क्या, एक वेक्टर से, तो हमने आर मान लिया। तो आर वेक्टर किसके इक्वल होगा, ध्यान रख लेना, ये हमारे पास क्या है, हेड टू हेड कनेक्ट है, तो बी वेक्टर, ये हमारे पास क्या, इसकी ये कनेक्ट है टेल, तो उसके साथ ए वेक्टर कर देंगे, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, फाइनल में से हम क्या माइनस कर देंगे, इनिशियल माइनस कर देंगे। ध्यान रख लो, ये ट्रायंगल अलग है, ये भी अलग है, मतलब है तो सेम, लेकिन यहाँ पे हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, इनका नाम चेंज कर दिया, और सब कुछ वही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइक्लिक फॉर्म, कैसी फॉर्म है ये,
साइक्लिक, ऐसा ही कुछ पढ़ते थे कि साइक्लिक फॉर्म में और रिजल्टेंट क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो साइक्लिक फॉर्म में तो है, तो हमारे पास साइक्लिक और रिजल्टेंट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये रिजल्टेंट, अब तो बी वेक्टर किसके इक्वल आएगा हमारे पास, यहां से निकाल लेना, आर वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्या आ जाएगा। तो ये तो था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर इसी में मैं आगे पढ़ना चाहूं तो क्या होगा हमारे पास, आगे देखो, आगे थोड़ा सा और देखते हैं हम यहाँ पे अलग पेज में, ठीक है। आगे क्या है, इतनी बात समझ में आई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में। अब आगे देखो क्या है हमारे पास, अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मुझे निकालना हो कि दो वेक्टर दे रखे हैं, तो मैं मान लेता हूं कि ये x कंपोनेंट है, ये हमारे पास y कंपोनेंट है। अगर एक पॉइंट यहां पे है वो है हमारे पास R2 पे, एक पॉइंट हमने मान लिया वो क्या है R1 वेक्टर, और ये क्या हमारे पास है R2 वेक्टर। अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेक्टर है क्या होगा, ये R1 वेक्टर चला कोई पॉइंट, ये R2 वेक्टर चला, और ये हमने मान लिया इनका रिजल्टेंट R। तो यहाँ पे R की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ रिजल्ट बता देता हूं मैं, R की वैल्यू कितनी आएगी, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब तुम कहोगे सर हमने R2 माइनस R1 क्यों किया, मैं R1 माइनस R2 भी कर सकता था, बिल्कुल कर सकता था, लेकिन अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है। क्या डेफिनेशन पढ़ी है कि दो वेक्टर कनेक्टेड हो टेल टू टेल, उसके बाद जो होगा वो क्या करेगा, वेक्टर इन दोनों को ज्वाइन कराएगा। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे मुझे ये बताओ साइक्लिक फॉर्म कहाँ बन रही है, बता सकते हो देख के, बिल्कुल बता सकते हो कि एक वेक्टर यहाँ से यहाँ गया, उसके बाद ये वेक्टर यहाँ से गया, तो क्या हुआ, साइक्लिक फॉर्म हुई ना साइक्लिक फॉर्म। तो ये क्या होगा हमारे पास, सिंपल सी बात, रिजल्टेंट वेक्टर होगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो R2 वेक्टर है वो किसके इक्वल है, ये साइक्लिक फॉर्म ही तो है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यही तो है। तो किसके इक्वल है, R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर के। ये बात समझ में किस किस को नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। देखो फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, यहां से यहां तक है साइक्लिक फॉर्म, ये ए वेक्टर मान लिया हमने, मैं नाम रख देता हूं P Q R। तो अगर एक्चुअली मैं लिखना चाहूं तो क्या है हमारे पास, P Q और क्यू आर किसके इक्वल है, ये साइक्लिक फॉर्म है। ट्रायंगल ऑफ एडिशन यही बोलता है कि ये साइक्लिक फॉर्म, ये ए वेक्टर, तो इसको मैं मान लेता हूं R1 वेक्टर, ठीक है। ये क्या है हमारे पास दूसरी R वेक्टर, तो ये क्या होगा हमारे पास, रिजल्टेंट हो गया R2 वेक्टर। तो यही तो हमने किया यहाँ पे। अगर रेड कलर नहीं दिख रहा हो तो दूसरा कलर मैं ले लेता हूँ। ये बात समझ में आई, ये R1 वेक्टर, ये R वेक्टर, और ये क्या होगा R2। तो R2 किसके इक्वल आएगा हमारे पास, R1 प्लस R वेक्टर। तो यही हमने किया है। तो यही क्या है हमारे पास, अगर मैं यहां से निकालना क्या है, मुझे ये निकालना है, तो अगर मैं R वेक्टर निकालना चाहूं तो क्या आ जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। क्या हमने यही प्रूफ किया था स्टार्टिंग में, क्या हमने यही प्रूफ किया था, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो यही क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे, ज्यादा लंबा पार्ट नहीं करूंगा मैं इसको, 4-5 क्वेश्चन है, उसके बाद हम वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर और डॉट प्रोडक्ट करवा देंगे सर। तो यहाँ पे ये बात समझ में आई कि R किसके इक्वल आएगा, R2 माइनस R1 की। इतनी बात समझ में आई। अगर थोड़ा सा और डिफाइन करना चाहें हम इसको तो कैसे करेंगे, मैं इसको अगर ये लिख दूं, मैं यहाँ पे लिख दूं कि ये जो पॉइंट है वो है x1 और y1, ठीक है, और ये जो पॉइंट है वो क्या है x2 और y2। तो पोजीशन वेक्टर बताओ, तो क्या लिखेंगे, R2 क्या लिख सकता हूं मैं, तो यहाँ पे लिख सकता हूं x2। अब यहाँ ध्यान रखना आई कैप और जे कैप हमें पता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, R2 पूरा लिखना है, तो x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप। इतनी बात समझ में आई। माइनस का क्या है हमारे पास, R1 वेक्टर, वो कितना है हमारे पास, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। ये लिख दिया हमने, हमें तो ये चाहिए। तो क्या करेंगे, अब जब भी हमें सब्ट्रैक्शन करना हो तो आई कैप में से आई कैप, जे कैप में से जे कैप और के कैप में से के कैप माइनस करना है। तो के तो यहाँ पे ले नहीं रखा, के ले सकते हैं, यहाँ पे z2 क्या आ जाएगा के कैप, यहाँ पे z1 के कैप आ जाएगा। तो x2 माइनस x1 किसके इक्वल, आई कैप के इक्वल। उसके बाद प्लस या माइनस, देखो x2 माइनस x1 फिर प्लस क्या आएगा, y2 माइनस
y1 और ये किसके इक्वल आएगा, जे कैप के इक्वल, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा। आया समझ में, x2 में से x1 मतलब आई कैप वाले में से आई कैप और जे कैप वाले में से जे कैप माइनस करना है। कोई प्रॉब्लम है नहीं, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। अब चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे पास, आगे है न्यूमेरिकल। देखो सिंपल सा न्यूमेरिकल है, बिल्कुल ना के बराबर न्यूमेरिकल, तुम कर सकते हो, फटाफट पढ़ो कि पार्टिकल मूव फ्रॉम -1 टू, और कहां से लेके 2 से लेके 3 तक। देखो दो पोजीशन वेक्टर दिए हुए यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताना, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है, मतलब ये है हमारे पास r1 वेक्टर, कितना है हमारे पास, -1 और 2, एक x का एक y का, तो -1 i कैप प्लस 2 जे कैप, ये r1 पोजीशन वेक्टर आया। अगर r2 पोजीशन वेक्टर की बात करूं तो मैं r2 पोजीशन वेक्टर क्या आएगा हमारे पास, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, ये आया हमारे पास r2 पोजीशन वेक्टर। अब इस क्या निकालना हमें, फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो हमने पढ़ लिया अभी r वेक्टर किसके इक्वल, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, x वाले में से x वाले, तो एक बार करवा देता हूं, ये कंप्लीट 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, माइनस क्या करेंगे आई कैप, लेकिन यहाँ पे माइनस का आई कैप है, और प्लस का क्या करेंगे 2 जे कैप। तो आई कैप में से आई कैप माइनस, और आई कैप में से आई कैप माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 1 तो कितना आएगा 3 आई कैप, उसके बाद 3 और -2 तो क्या आएगा प्लस का जे कैप। तो ये आया हमारे पास r पोजीशन वेक्टर। फिर देख लो 2 माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, 3 - 2 है तो कितना आ जाएगा हमारे पास, जे कैप आ जाएगा। तो ये आया r। अगर पूछ ले मैग्नीट्यूड बताओ, तो मैग्नीट्यूड हम पिछले लेक्चर में निकाल चुके हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 1 है, जे कैप है तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √10। ये मैग्नीट्यूड है। यूनिट वेक्टर निकालो तो यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हो, और यूनिट वेक्टर का हमें फॉर्मूला पता है, r कैप इजिकल टू r वेक्टर अपॉन r का मैग्नीट्यूड। तो r वेक्टर कितना है, r वेक्टर अभी अभी निकाला है 3 आई कैप प्लस जे कैप, तो कितना आ जाएगा ये 3 आई कैप प्लस जे कैप अपॉन r का मैग्नीट्यूड कितना है √10। तो ये इसका क्या है, यूनिट वेक्टर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, हलवा है क्वेश्चन, खिचड़ी के बराबर है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना हमें। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा मिलना चाहिए हमें अच्छा सा क्वेश्चन। देखो ये पार्टिकल वही है। तो अगला क्वेश्चन कहाँ है भाई हमारा, अगला क्वेश्चन है ये रहा। A particle initially at 212 meter and move finally to the point B 32 - 3. Write initial position vector and final position vector and displacement vector. क्या पूछ रखा है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर पूछ रखा है, फाइनल पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, 3 चीजें पूछ रखी है। तो यहां से हम कुछ नहीं करना, ये भी उससे सिंपल क्वेश्चन है कुछ। तो क्या करेंगे, यहां देखो इनिशियली कहाँ है 212 पे है, तो सिंपल सी बात है, इनिशियली यहाँ पे है तो r वेक्टर किसके इक्वल आएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तो 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, ये फर्स्ट का आंसर। अगला क्या है, फाइनल पोजीशन। तो फाइनल कहाँ पे गया, टू द पॉइंट फाइनली यहाँ पे है, तो r2 किसके इक्वल आएगा, r2 आ जाएगा हमारे पास 3 आई कैप प्लस का 2 जे कैप माइनस का 3 के कैप। इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता। अगला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए ना, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या करेंगे, फिर से r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर पढ़ चुके हैं, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा r2 माइनस r1, तो देखो r2 ये r1 ये 3 - 2, तो आई कैप लिख देता हूँ, 2 माइनस जे मतलब 2 - 1, तो ये कितना आ जाएगा जे कैप, माइनस का 3 और माइनस का 2, माइनस का क्यों, क्योंकि हमारे पास r2 माइनस r1 क्या है, तो माइनस का 3 तो है ही,
माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा, तो कितना आएगा -5 आ गया समझ में। पूछ ले मैग्नीट्यूड बताओ, मैग्नीट्यूड में कुछ करना ही नहीं है, 1 का स्क्वायर, जे भी हमारे पास 1 ही है, 1 का स्क्वायर प्लस ये -5 है तो माइनस बाहर नहीं लिखेंगे, अंदर लिखेंगे -5 का स्क्वायर और उसको क्या कर देंगे रूट, तो ये 1 ये भी 1, ये कितना 25, तो ये आ जाएगा हमारे पास √27। और इसका यूनिट वेक्टर तुम मुझे कमेंट करके बताओगे कि यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, ठीक है, कमेंट करना भाई जरूर। यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड निकाल दी, तुम्हें वेक्टर बता दी, यूनिट वेक्टर की वैल्यू बता देना मुझे। आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो चले अगले वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे स्क्रीन पर, ये लंबाई क्वेश्चन है ना, ए बर्ड फ्लाई ड्यू टू ईस्ट, देखना पड़ेगा ये क्वेश्चन, तो देखो यहाँ पे, चलो कौन सा, व्हाइट कलर ले लेते हैं। ए बर्ड फ्लाई ड्यू टू ईस्ट थ्रो ए डिस्टेंस कितना है ये 50 है, ठीक है, चलो कोई नहीं, 50 मीटर। ए बर्ड फ्लाई करता है ईस्ट की साइड कितना 50 मीटर, चलो डिस्टेंस दे रखी। देन हीडिंग ड्यू टू नॉर्थ बाई ए डिस्टेंस 20 मीटर, उसके बाद नॉर्थ पे चलता है 20 मीटर, तो मैं यहाँ पे नॉर्थ मान लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए तुम्हें। नॉर्थ क्या है हमारे पास 20 मीटर, कोई नहीं, यहाँ पे मान लिया, वो यहाँ पे वेक्टर शिफ्ट कर दिया, सेम बराबर बात है। फ्लाई वर्टिकली एट ए डिस्टेंस 10 मीटर, और उसके बाद फ्लाई हो जाता है, उड़ जाता है, ठीक है, उड़ के गया, उड़ गया, तो क्वेश्चन भी नहीं करेंगे हम, बहुत है इतना ही। देखो फ्लाई वर्टिकली एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, वर्टिकली मतलब बाहर की साइड आया, तो कितना है हमारे पास 10 मीटर, तो हम एक बार मान ले 10 मीटर, ये है जेड एक्सिस में। फाइंड द पोजीशन ऑफ द बर्ड रिलेटिव टू द इनिशियल पोजीशन, क्या बतानी है, पोजीशन वेक्टर पूछा, ये तो ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, रिलेटिव टू द इनिशियल पोजीशन की रिस्पेक्ट में पूछा है। अब देखो पहले मैं अगर बात करूं, मैं बर्ड का पोजीशन वेक्टर बना सकता हूं, तो मैं बर्ड का पोजीशन वेक्टर मुझे बनाना, तो मैं आर वेक्टर एक बार बना लूं, तो क्या आएगा 50 आई कैप ईस्ट में गया, ईस्ट में क्या आएगा हमारे पास, ये हमने सबको पता है, ये क्या होगा ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो 50 आई कैप नॉर्थ में गया, तो क्या आएगा हमारे पास, कितना गया नॉर्थ में 20, हाँ 20 मीटर है, तो 20 जे कैप। उसके बाद वर्टिकली फ्लाई हो गया, कितनी डिस्टेंस पे, 10 मीटर की डिस्टेंस पे अगर फ्लाई हुआ है, तो उड़ा है तो कौन से एक्सिस में, जेड एक्सिस में। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर मैं कोई भी पोजीशन को, किसी भी पॉइंट को उठा के लेके आता हूं, तो वो एक्स में भी है, वाई में भी ऊपर है ये पॉइंट, और ये क्या होगा हमारे पास जेड एक्सिस, वो तो एक्स कॉर्नर था, वो वाई, और वो क्या होगा जेड, तो तीनों पोजिशन पे गया, तो फ्लाई हुआ है, तो वो कितना आ जाएगा 10 जे कैप, ये आया। तो ये तो आया, आंसर नहीं आया भाई अभी, क्या है, पोजीशन ऑफ द बर्ड रिलेटिव टू द इनिशियल, इनिशियल के रिस्पेक्ट में पूछा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट होता है, तो क्या है रिलेटिव रेफरेंस फ्रेम दिया है, कौन सा रेफरेंस फ्रेम है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, और इनिशियल पोजीशन वेक्टर कहाँ से है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो ये 0 एक्स में, वाई में 0, जेड में 0, तो वैसे भी माइनस करेंगे यहाँ से 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, तो आंसर क्या आना हमारे पास, यही आना है। आजा, इतना बड़ा क्वेश्चन था, घबराना नहीं है बड़े क्वेश्चन को देख के, ठीक है, कभी घबरा जाओ तुम, चक्कर आ जाए तुम्हें, तो ध्यान रखना, बर्ड फ्लाई कर रहा है 50 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, अब फ्लाई करेगा 10 मीटर, तो क्या जाओ जेड एक्सिस में आएगा, कुछ गलती कर दी, यहाँ के कैप आएगा भाई, बताते नहीं हो तुम, के कैप आएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे इतनी बात समझ में, फिर से मुझे इसका तुम मैग्नीट्यूड निकाल के बताओगे, वही करना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसका रूट 50 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, उससे क्या कर देंगे हम, रूट कर देंगे, वो हमारे पास क्या आ जाए, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। आगे बात समझ में, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो मैं करवा देता हूं, ये भी हो चुका है, चलो देखो, ठीक है, यहां करवा दे, क्लियर कर देते हैं इसको। देखो मैं बोल दूं, इफ ए पार्टिकल, ठीक है, इफ ए पार्टिकल मूव कर रहा है, कहां से कहां, मूव फ्रॉम
मैं बोल दूं 1 2 4 से लेके कहां तक, 2 1 3 तक। ठीक है, एक पार्टिकल मूव कर रहा है यहां से यहां और हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। पार्टिकल मूव फ्रॉम यहां से लेके यहां तक एंड फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए पार्टिकल, और हमने जो फोर्स लगाया ना, वो फोर्स लगा दिया हमने 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। कोई दिक्कत नहीं, हमने लगा दिया इतना फोर्स और पूछ लिया फाइंड वर्क डन। क्या पूछ लिया? फाइंड वर्क डन। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां वर्क डन का फॉर्मूला सबको आता होगा, क्या होता है? अगर नहीं आता तो भी कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये हमें थोड़ा और आगे देखने को मिलेगा जब हम क्या करवाएंगे, वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे। तो देखो, पार्टिकल मूव कर रहा है, ये इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन अभी हमने पढ़ा है, तो क्या आएगी? आर वेक्टर r2 माइनस r1। तो मैं यहां से डिस्प्लेसमेंट को r लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं इसको r मान लेता हूं। ठीक है, ये हमने मान लिया r। तो r2 कितना है? 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद क्या है हमारे पास? माइनस का r1 कितना है? i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। ये भी बात समझ में आ गई होगी। सिंपल सा है, ज्यादा कुछ नहीं, अभी तक कर रहे हैं हम सब यही। तो 2 माइनस 1 i कैप, 1 माइनस 2 है तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का j कैप है। 3 माइनस 4 है तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का k कैप। ये आया पोजीशन वेक्टर। अब क्या है? वर्क डन निकालना है, तो यहां पुट कर देंगे। फोर्स की वैल्यू कितनी है? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। इसके साथ मल्टीप्लाई करना है इसको। लेकिन ये डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन है डॉट प्रोडक्ट का। हमें चलो यहीं से तक मतलब था, डॉट प्रोडक्ट क्वेश्चन मैं आगे करवा दूंगा। अगर कहो तो इसका आंसर बता देता हूं। चलो, ये 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप है। हमें यहीं से मतलब था कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये आया। अगर फोर्स है हमारे पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और यहाँ पे है डॉट प्रोडक्ट है i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। इससे अगला लेक्चर ही आएगा डॉट प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे i कैप को i कैप के साथ मल्टीप्लाई करना, j कैप को j कैप के साथ मल्टीप्लाई करना और k कैप को k कैप के साथ मल्टीप्लाई करना, तो वो आ जाएगा हमारे आंसर। अगर तुमने डॉट प्रोडक्ट पहले पढ़ रखा है तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। अगर नहीं पढ़ रखा तो इससे अगली वीडियो डॉट प्रोडक्ट की आएगी, तो वहां पे देखना। इतनी बात समझ में आई? तो मेरे हिसाब से इस पोजीशन वेक्टर पे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे इतने ही क्वेश्चन थे, और क्वेश्चन नहीं थे। ठीक है, हाँ इतने ही क्वेश्चन थे। तो इतना ही काम करना है तुम्हें, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। तो देखो, अब अगला जो लेक्चर आएगा तुम्हारा किसका आएगा? डॉट प्रोडक्ट का आएगा। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना जो हमारे पास क्वेश्चन दिया था मैंने। इसका अगर आता है तुम्हें लास्ट क्वेश्चन का, तो लास्ट क्वेश्चन का ही कमेंट कर देना। थैंक यू।